गाइस आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे 385। तो 384 में हमने पढ़ा था कि आपका जो अपीलेंट कोर्ट है वो अपील को आपका समरी ट्रायल भी कर सकती है, ठीक है। और हमें 385 में पढ़ना है कि आपका अगर मान लो समरी ट्रायल नहीं करा तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा। क्या कहता है हेडिंग, प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील नॉट डिसमिस समरीली। अगर आपकी जो अपील है वो समरीली डिसाइड नहीं हुई है तो क्यों, अगर वो डिसमिस नहीं हुई है समरीली बेस पे 384 में डिसमिस नहीं हुई है तो क्या होगा। इफ द अपीलेंट कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील समरी इट शैल शो कॉज नोटिस ऑफ द टाइम एंड प्लेस वेयर द अपील विल बी हेड। तो यहाँ क्या करेगी, शो कोड नोटिस इश्यू करेगी। किसको करेगी, अपीलेंट को करेगी, उसके प्लीडर को करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को करेगी, मे अपॉइंट इन या तो उसके बेस पे जिसको करा गया जैसे पीपी को तो उनको करेगी। इफ द अपील इज फॉर जजमेंट, अगर अपील जजमेंट से रिलेटेड है, ऑर्डर के रिलेटेड भी जा सकती है। अपीलेंट जजमेंट से रिलेटेड है, कन्विक्शन से रिलेटेड है, कि मतलब जजमेंट कन्विक्शन से रिलेटेड, जजमेंट ऑफ कन्विक्शन यानी कि कन्विक्शन से रिगार्डिंग है। इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन अपॉन कंप्लेंट, या तो कंप्लेंट से तो उन्हें कंप्लेनेंट को करेगी। इसका मतलब समझिए, यानी कि कंप्लेनेंट ने अगर एप्लीकेशन लगाई है अपील तो उसे उसको भी उसमें बुलाया जाएगा, ठीक है। और अगर कन्विक्शन से रिलेटेड है, कन्विक्शन का मतलब यानी कि उसे सजा होनी है। अब कन्विक्शन पे कौन लगा सकता है, आपका 374 में, 374 में अगर अपील लगी है आपकी, ठीक है, अपीलेंट कोर्ट पे, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, आपका 385 का रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक एक्यूज था, उसने एप्लीकेशन लगाई 374 की, ठीक है, कि कन्विक्शन के अगेंस्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, जो अपीलेंट कोर्ट होगी वो इसको तो बुलाएगी ऑब्वियस बात है, और शो कॉज नोटिस इश्यू करेगी आपका पीपी को, ठीक है, और आपका कंप्लेनेंट को, ठीक है। तो ऐसे रहता है। इफ द अपील इज अंडर सेक्शन 377 और 378, अगर आपकी अपील 377 और 378 में, ये दोनों बात करता है आपका एक्विटल के ऊपर। इसमें कहता है आपका 377 में कहता है कि सेंटेंस कम दिया अक्यूज को तो, पर अक्यूज कन्विक्टेड है इसमें, पर सेंटेंस कम मिला तो। और अगर 378 में है, 378 आपका बात करता है अपील इन एक्विटल, एक्विटल के रिगार्डिंग अपील है, जिसमें हमने पढ़ा था डीएम करेगा आपका, स्टेट गवर्नमेंट करेगी वो। द अक्यूज्ड एंड शैल आल्सो फर्निश सच ऑफिसर कंप्लेंट एंड अक्यूज्ड विद द कॉपी ऑफ अ ग्राउंड ऑफ अपील। तो उसे वो अपील की जो कॉपी है वो भी इनको प्रोवाइड करी जाएगी, जो ऑफिसर्स हैं। ऑब्वियसली बात है पीपी को ही करी जाएगी, ठीक है, पीपी को ही मेन करी जाएगी ना, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं स्टेट का उनको करी जाती है, ठीक है, उनके थ्रू ही जाती है। द अपीलेंट कोर्ट शैल देन send for the record of the case if such record is not already available in that the court here the parties। अब यहाँ पर क्या होगा, अपीलेंट कोर्ट क्या करेगी, shall send for the record of the case, मतलब रिकॉर्ड मंगवा सकती है इफ रिकॉर्ड इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो। एंड हियर द पार्टी, तो पार्टी को सुनेगी, प्रोवाइडेड इफ द अपील इज ओनली फॉर एक्सटेंड एंड लीगैलिटी। अब देखिए, अगर सिर्फ अपील आपकी एक्सटेंड और लीगैलिटी के बेस पर है, किसके, आपका सेंटेंस के को, द कोर्ट में डिस्पोज ऑफ अपील विदाउट सेंडिंग फॉर रिकॉर्ड, आपका कोई रिकॉर्ड ना बनाए भी आपका डिस्पोज ऑफ कर सकती है अपील को। अब देखिए ऐसा कैसे है, जैसे मान लीजिए हमने एक पढ़ा था कि ये वाला जो अपील होती है आपका प्ली ऑफ बार्गेनिंग पे, वो आपका प्लीड गिल्टी पे जो होती है, सॉरी प्लीड गिल्टी पे जो होती है वो 375 में लगती है। तो यहाँ और 375 में हमने पढ़ा था कि कोई अपील लाई नहीं करेगी अगर आपने अपनी गलती खुद गुनाह को मान लिया, तो उसका जो एक्सटेंड होगा, ये लीगैलिटी होगी ऑफ सेंटेंस, वो भी नहीं मानी जाएगी। सिर्फ इस बेस पे आप अपील लगा सकते हैं। ऐसा समझिए, मान लो एक 375 में कोई जाता है, एक्यूज ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। वो किन दो ग्राउंड्स पे जाएगा, अपने सेंटेंस के एक्सटेंशन पे जा सकता है या उसकी लीगैलिटी पर। लीगैलिटी का मतलब यानी कि उससे डरा धमका के ले लिया तो नहीं माना जाएगा, और एक्सटेंशन मतलब यानी कि उसे कम पनिशमेंट है या ऐसा है तो उस चीज पे जा सकता है। वेयर द ओनली ग्राउंड फॉर अपील फ्रॉम कन्विक्शन इज एलेज सिवियरिटी ऑफ सेंटेंस, अगर सिवियरिटी ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड आपका ग्राउंड है अपील में जाने का, ये दोषी कम रिग्रेस इंप्रेसमेंट मिलनी चाहिए और ये सब कुछ है, तो द अपीलेंट कोर्ट शैल नॉट एक्सेप्ट विल लीव ऑफ द कोर्ट अर्ज। तो आपका जो अपीलेंट है, जो यानी कि अक्यूज हुआ, या आपका जो भी अपील में गया, चाहे अक्यूज गया हो या स्टेट गवर्नमेंट गई हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट गई हो या आपका कंप्लेनेंट गया हो, कोई भी गया हो, उसको तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक पहले वो कोर्ट से परमिशन ना ले ले। लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब यानी कि पहले कोर्ट परमिट करेगी देन उसे सुना जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, उसे जो प्रोसीडिंग्स रहेंगी उसमें पार्ट मतलब उसे सुना नहीं जाएगा, पहले पहले जैसे वो परमिशन लेगा, जज उसको एग्री देगा, तब उसे सुना जाएगा। कब, जब आपका सिर्फ एक ग्राउंड पे, सिवियरिटी ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो मिली है उसको कम ज्यादा के बेस पे, ठीक है। जैसे मान लो आपका स्टेट गवर्नमेंट जाती है, स्टेट गवर्नमेंट किस में जाती है, 377 में जाती है। 377 में स्टेट गवर्नमेंट जाके कहती है कि हमें जो है आपका सिवियरिटी के ऊपर सवाल उठाने हैं कि जो अक्यूज को जो सजा मिली है उसको वो कम मिली है, ठीक है। तो इस बेस पे सिवियरिटी ऑफ सेंटेंस के बेस पे आपका
सब अगर है तो पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, कौन सी कोर्ट की, अपीलेंट कोर्ट की, देन आप आगे जा सकते हैं। सिंपल सी बात थी। हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक। अब देखिए 386 क्या कह रहा है। 386 कह रहा है आपका कि 386 कह रहा है पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर एमएम की कोर्ट में ट्रायल कोर्ट है, तो कोर्ट ऑफ सेशन आपका यहाँ पर कौन हुआ, आपका अपीलेंट कोर्ट हुआ। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो आपका हाई कोर्ट हुई। ठीक है, ट्रायल कोर्ट अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो हाई कोर्ट हुई। और यहाँ कह रहा है आफ्टर परसुइंग सच रिकॉर्ड ऑफ हियरिंग अपील लेंट और इफ हिज प्लीडर, अब मतलब सारे रिकॉर्ड्स को सुनने के बाद, हेयरिंग को, पार्टी को सुनने के बाद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपीयर हो रहा है 377 और 378 में, दोनों बात करता है। आपका स्टेट गवर्नमेंट जाती है अगर कम सेंटेंस हो तो, अगर अक्यूज को करो, और 378 में या अक्यूज को छोड़ ही दिया हो। अगर ऐसे हो रहा है तो अक्यूज इफ ही अपीयर्स अपीलेंट कोर्ट, अगर अक्यूज आता है अपीलेंट कोर्ट के सामने, ठीक है, कौन होगी, कोर्ट ऑफ सेशन होगी या हाई कोर्ट होगी। मे इट कंसिडर देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, और अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है फॉर इंटरफेयरिंग डिसमिसल, तो क्या कर सकती है कोर्ट, इन एन अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एक्विटल, अगर ऑर्डर ऑफ एक्विटल का है, रिवर्स सच ऑर्डर एंड डायरेक्ट इंक्वायरी टू मेक अक्यूज रीट्राइड कमिट एंड पास और फाइंड हिम गिल्टी एंड पास सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर ऑर्डर एक्विटल का है, ऑर्डर ऑफ एक्विटल का मतलब यानी कि 378 को ऐसे समझो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या कोई भी है, वो आपका अक्यूज को बरी करने की वजह से आई है, तो यहाँ पर क्या है, एक्विटल हुआ है अगर अक्यूज, तो उसे आपका कन्विक्टेड भी होल्ड कर सकती है। क्या लिखा है, रिवर्स सच ऑर्डर, किस कौन सा रिवर्स होगा ऑर्डर, ये वाला, ठीक है, एक्विटल का। ठीक है, तो एक्विटल का ऑर्डर रिवर्स होकर क्या होगा, कन्विक्टेड ही हो गया। सच ऑर्डर एंड डायरेक्ट द फर्दर इंक्वायरी, अब इसमें क्या है, फर्दर इंक्वायरी के लिए भी कह सकती है कि इंक्वायरी करो। ठीक है, मेड और दैट अक्यूज रीट्राइड और कमिट ट्रायल, इसमें रीट्राइड के लिए भी लिखा हुआ है कि दोबारा से ट्रायल चलेगा, दूसरा पॉइंट से ताकत। एज अ केस में बी फाइंड हिम गिल्टी एंड पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, और अकॉर्डिंग टू लॉ का मतलब यानी कि जितनी सजा है उतनी उसे मिलेगी। ठीक है, अगर उसे करे, जैसे मान लो ये एक्स था, एक्यूज था, ठीक है, ये बरी हो गया, एक्विटल हो गया, एक्विटल मतलब बरी हो गया। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो जाती है 377 में या 378 में, ठीक है, 378 मान लीजिए यहाँ पर 378 में जाती है, तो अब एक्विटल जब ये हुआ तब क्या होगा, इसको जो अपीलेंट कोर्ट थी, जैसे मान लो कोर्ट ऑफ सेशन थी, इसे दोषी भी कर सकती है। तो ये सिंपल सी बात है, उसके लिए वो रीट्राइड भी करवा सकती है, दोबारा से ट्रायल भी करवा सकते हैं, और सब कुछ दोबारा से होता है। इन अपील फ्रॉम कन्विक्शन, अब मान लो कन्विक्शन के ऑर्डर का था, ठीक है, यानी कि अक्यूज जो है या वो कन्विक्टेड होल्ड हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एक्विटल, तो अगर अक्यूज कन्विक्टेड होल्ड हुआ है तो उसका रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, और कन्विक्टेड हुआ है तो वो एक्विटल हो जाएगा, अगर वो दोषी प्राप्त हुआ है तो वो बरी हो जाएगा, या उसे डिस्चार्ज कर देंगे। और ऑर्डर हिम टू बी रीट्राइड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन सबऑर्डिनेट टू सच अपीलेंट कोर्ट और कमिटेड फॉर ट्रायल, और उसका ट्रायल दोबारा चलेंगे। ऑल्टर द फाइंडिंग एंड मेंटेनिंग द सेंटेंस, अब उसमें क्या होगा कि ऑल्टर भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कोर्ट ने, चलो ठीक है कि इसे मैक्सिमम 5 साल की सजा तो नहीं मिलनी चाहिए, 3 साल की सजा मिलनी चाहिए, तो आपका फाइंडिंग्स को भी चेंज, अब देखो फाइंडिंग्स का क्या चेंज कैसे, यानी कि मान लो कि जो वेपन था, शार्प वेपन से रिलेटेड कोई बात आती है, या कोर्ट नहीं भी आती है, कोर्ट जो अपीलेंट कोर्ट है उसे समरी को ट्रायल करके कह सकते हैं कि ये शार्प वेपन ऐसा नहीं ऐसा था, और इससे इतनी चोट लग सकती है, या फिर अक्यूज का वो गिल्टी ऑफ माइंड नहीं था, तो मैं इसकी 3 साल की सजा 2 साल भी, यानी कि अपने फाइंडिंग्स को भी चेंज कर सकती है ट्रायल कोर्ट की। ठीक है, मान लो ए पॉइंट पे जो ट्रायल कोर्ट थी उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, तो अब उसी को पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज भी कर सकती है। यहाँ पर देखो ना सेंटेंस चेंज हुआ, ना वो कन्विक्टेड हुआ, ना एक्विटल हुआ, यहाँ पर क्या है कि फाइंडिंग्स को भी चेंज कर देगी। ठीक है, कोई पॉइंट लग रहा है अपीलेंट कोर्ट को, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, बट वो मेन चीज को भी नहीं असर डालना, तो उसको भी चेंज कर सकती है, फाइंडिंग्स भी चेंज कर सकती है ट्रायल कोर्ट की, अपीलेंट कोर्ट। मेंटेन द सेंटेंस, या उसी सेंटेंस को मेंटेन करेगी विद और विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग, ऑल्टर द नेचर ऑफ द एक्सटेंट, नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द सेंटेंस बट नॉट सो एनहेंस द सेम। अब एनहेंस नहीं कर सकती, यानी कि कब नहीं एनहेंस कर सकती, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ इतनी सजा दे रखी है तो उससे ज्यादा एनहेंस नहीं करेगी। इन अपील एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, अब यह क्या है, अगर अपील आई है एनहेंसमेंट की अपील के लिए, जैसे जैसे मान लीजिए 377 में, ठीक है, 377 में आपका जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्यों आती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों आती है अपील में, कि अपने जो अक्यूज को कन्विक्ट करा है उसकी सजा बढ़ाई जाए, तो ऐसे में होता है तो रिवर्स कर सकती है फाइंडिंग्स को। ठीक है, कम को ज्यादा, ज्यादा को कम भी कर सकती है, रीट्राई भी कर सकती है, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ट्राई ऑफ ऑफेंस, जो भी उस ऑफेंस के लिए, या तो उस कोर्ट में भेज देगी, जैसे मान लो M1 ने किया था और अपीलेंट कोर्ट कहती है कि नहीं MM1 ने सही से ट्रायल नहीं करा था, MM2 के पास भेजो, ठीक है, तो दोबारा इसको कह सकते हैं कि आप इस केस का दोबारा ट्रायल करो।
ऑल्टर द फाइंडिंग एंड मेंटेनिंग द सेंटेंस, या तो ऑल्टर भी कर सकती है फाइंडिंग के बेस पे, और विद और विदाउट ऑल्टरिंग फाइंडिंग एनी नेचर, उसका नेचर को एनहेंस करे भी, रिड्यूस भी कर सकती है आपका पनिशमेंट को। इन एन अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर रिवर्स सच ऑर्डर, अगर कोई अपील के अलावा एनी अदर ऑर्डर, अगर अपील में किसी भी ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकती है, यानी कि आपका अपील जो है वो ऑर्डर के लिए भी जा सकती है, ठीक है। मेक एनी अमेंडमेंट और एनी कॉन्सिडेंटल इंसिडेंटल ऑर्डर में भी जस्ट एंड प्रॉपर, अगर मान लीजिए कोई फाइंडिंग्स है, कुछ ऐसी चीज़ है, उसे भी अमेंड कर सकती है, इंसिडेंट को भी कर सकती है कि नहीं ये रात को नहीं, मेरे हिसाब से ये दिन में हुआ था, काइंड ऑफ ऐसी कुछ चीज़ें कर सकती है। यहाँ पर अपीलेंट कोर्ट को इनहेरेंट पावर मान लीजिए। प्रोवाइडेड सेंटेंस शैल नॉट बी एनहेंस, अगर सेंटेंस आपका एनहेंस नहीं होगा, अगर शोइंग कॉज अगेंस्ट सच एनहेंसमेंट, बिना अक्यूज को अपॉर्चुनिटी सुने, ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि अगर अक्यूज को बिना सुने उसकी पनिशमेंट नहीं बढ़ाई जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा है कि अपीलेंट कोर्ट को जितने भी पार्ट पर है, पर वो ग्रेटर पनिशमेंट से ज़्यादा नहीं दे सकती। मान लो एक सजा, एक क्राइम की सजा 10 साल, अपीलेंट कोर्ट उसको 11 साल कर सकती है या नहीं, उसकी जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट है प्रोविजन ऑफ द लॉ, ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो उसके बेस पे देख सकती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।